सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि ये क्लोज्ड स्फीयर है, ये स्फीयर है और इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है Q। तो पहले इस Q चार्ज के कारण एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर इसके एरिया से मल्टीप्लाइड करो। और अगर मान लीजिए तो इस Q चार्ज के कारण पहले किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर उसके एरिया से मल्टीप्लाइड करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाइड एरिया से करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। ये तो सिमेट्रिकल फिगर्स के लिए है। सिमेट्रिकल फिगर्स में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड एरिया आर इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन कोई इरेगुलर शेप्ड बॉडी है तो उसमें ये Q चार्ज के कारण ये फील्ड तो सीधी चली गई। और सपोज करो कि ये एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन, ये एरिया को मैंने ds से डिनोट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई, एरिया एलिमेंट ऐसे गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये एरिया एलिमेंट एक्चुअली में एरिया वैसे स्केलर क्वांटिटी होती है। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, दे आर स्केलर क्वांटिटीज़। लेकिन एक छोटा सा एरिया, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे हमको एरिया वेक्टर मानना पड़ता है, तो वो एरिया एलिमेंट बोलेंगे हम उसको, मीन्स ए वेरी स्मॉल एरिया, इट टेंड्स टू जीरो। तो एक बहुत छोटा सा एरिया मैंने माना है यहाँ पे, और उस एरिया का, जैसे ये बोर्ड है, इस पर ये एरिया एलिमेंट बना दिया मैंने, और इसका डायरेक्शन इस पर परपेंडिकुलर डाल देना। तो एरिया एलिमेंट बोलेंगे, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, और एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मानेंगे। ये छोटा सा एरिया एलिमेंट माना मैंने यहाँ पे, और इस एरिया के लिए हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में अगर एंगल थीटा है तो फिर फ्लक्स कैसे निकलेगा। तो इस छोटे से एरिया एलिमेंट से फ्लक्स निकलेगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसका कंपोनेंट इधर तरफ, तो E cos थीटा, तो E cos थीटा का मल्टीप्लाइड होगा। तो E cos थीटा कंपोनेंट जो एरिया के डायरेक्शन में जा रहा है उसका मल्टीप्लाइड करना है E cos थीटा का किससे, ds एलिमेंट से, तब निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये बहुत झंझट वाला काम था, लेकिन एक फार्मूला फ्लक्स का ये है कि फाई बराबर E a cos थीटा। अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ये ds का इंटीग्रेशन S मतलब सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये भी फ्लक्स निकालने का फार्मूला है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर उसका एरिया से मल्टीप्लाइड करो, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में अगर थीटा एंगल है तो फिर E a cos थीटा या E s cos थीटा। इतने सारे झंझट में ना पड़ते हुए गॉस ने एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी शेप्ड सरफेस। किसी भी शेप्ड सरफेस से, उस सरफेस का शेप चाहे कैसा भी हो, उससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए बहुत एक सिंपल फार्मूला दिया। उसने कहा कि जो भी क्लोज्ड सरफेस है या जो भी सरफेस है, वो सरफेस इमेजिनरी भी हो सकती है, एक्चुअली भी हो सकती है। अगर मान लो कोई सरफेस नहीं है तो आप इमेजिनरी सरफेस भी मान सकते हैं। कैसे मानेंगे, वी विल सी लेटर ऑन एग्जाम्पल्स वेयर वी विल इमेजिन सरफेस। दीज सरफेसेज आर ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन सरफेसेस। तो गॉस थ्योरम कह रही है कि किसी भी सरफेस के अंदर से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा या कितना फ्लक्स बाहर जाएगा या कितना फ्लक्स अंदर आएगा, उसके लिए आप सिर्फ उसके अंदर चार्ज कितना ये पता कर लो, चार्ज कितना ये पता कर लो, और उसका मल्टीप्लाइड कर देना किससे, 1/ε0। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, कि किसी क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, इट इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। उस सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज इनक्लोज्ड है उसका मल्टीप्लाइड कर देना किससे, 1/ε0 से। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। सीधी सी बात है, बनिया बुद्धि के बारे में बनिए की भाषा में बात करें कि जो भी नेट चार्ज है उसका मल्टीप्लाइड कर देना किससे, 1/ε0 से, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, गॉस ने ये क्यों कहा
कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए बस एनक्लोज्ड नेट चार्ज निकाल लो और उसका मल्टीप्लाइड कर देना 1/ε0 से। तो मैं एक बहुत सिंपल प्रूफ कर रहा हूँ। मैंने एक रेगुलर शेप्ड बॉडी ले ली, मतलब एक स्फीयर ले लिया, इस स्फीयर का सेंटर O और इसमें मैंने सेंटर पे चार्ज रख दिया क्या Q। इस स्फीयर का सेंटर O और इस पे चार्ज रख दिया मैंने क्या Q। ठीक, आप सबसे पहले क्या करोगे, स्फीयर का सेंटर O ले लिया, इसकी रेडियस ले ली मैंने R। ठीक, इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। तो प्रूफ देखिए आप इसका, कंसिडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस R, सेंटर O, let a charge Q is placed at center O। तो इस सेंटर O पे मैंने चार्ज Q रख दिया, सेंटर O पे चार्ज Q रख दिया। ये स्फीयर, इसकी रेडियस कितनी है R। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन स्फीयर, स्फीयर पे मैंने एक पॉइंट मान लिया, इसके किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो चार्ज कितना है Q और ये डिस्टेंस, स्फीयर पे जो भी पॉइंट होगा उसकी इस चार्ज Q से डिस्टेंस कितनी होगी R। R मीन्स रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो E बराबर KQ/R²। K की वैल्यू हम सब जानते हैं, K बराबर कितना होता है 1/4πε0 इंटू Q/R²। ठीक है, अब इस एक पॉइंट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और यहाँ पर आप एक छोटा सा अगर एरिया एलिमेंट देखोगे तो इस एरिया का डायरेक्शन भी इधर हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4πr²। तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस होल स्फीयर, इस पूरे स्फीयर से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली और इस पे जितने भी पॉइंट हैं वो किससे कैलकुलेट होते हैं, एरिया से। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E, तो सारे पॉइंट से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो E इंटू A। E कितना था, ये रहा E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4πε0 R², 4πε0 इंटू R²। और एरिया ऑफ स्फीयर, तो पूरे स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। तो ये 4 से 4, पाई से पाई, R² से R², तो बचा क्या Q/ε0। इसको आप यूँ पढ़ सकते हो कि 1/ε0 इंटू Q। तो मैंने एक बहुत सिंपल सा फिगर लिया, वो सिंपल से फिगर से प्रूफ कर दिया कि अगर इसके अंदर नेट इनक्लोज्ड चार्ज कितना है Q, इसके अंदर नेट इनक्लोज चार्ज कितना है Q, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर 1/ε0 इंटू Q। तो दिस इज़ हाउ गॉस हैज़ प्रूव्ड। गॉस ने प्रूफ किया कि अगर नेट चार्ज Q है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर 1/ε0 इंटू Q। Q मतलब टोटल चार्ज या नेट चार्ज इनक्लोज बाय द स्फीयर। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने एक रेगुलर शेप्ड बॉडी ली थी, स्फीयर लिया था। स्फीयर के लिए हमने गॉस थ्योरम प्रूफ की कि कैसे एक स्फीयर के सेंटर पे चार्ज Q रखा और उससे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया था phi, इट इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज Q। अब सिर्फ ये गॉस थ्योरम स्फीयर पे ही लागू नहीं है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर स्फीयर शेप्ड बॉडी। हमने यहाँ पर एक इरेगुलर शेप्ड बॉडी ले ली, यहाँ पे 3 डायमेंशनल इरेगुलर शेप्ड बॉडी ली मैंने यहाँ पर, और इसके इस पॉइंट O पर एक चार्ज Q रख दिया। यहाँ पे मैंने एक एरिया एलिमेंट कंसिडर किया। एरिया एलिमेंट मतलब एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया, इतना छोटा एरिया, इट टेंड्स टू 0। तो ये छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर किया, यहाँ पे चार्ज Q रखा, और ये जो एरिया एलिमेंट है
इसकी इस चार्ज क्यू से जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली मैंने, आर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस मैंने आर मान ली। तो चूंकि ये बहुत छोटा सा एरिया है, तो ये एक बहुत छोटा सा एरिया है, तो इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे लगभग उनकी इस चार्ज क्यू से जो डिस्टेंस है वो सब इक्वल होगी, क्योंकि बहुत कम पॉइंट्स होंगे इस पर, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है तो बहुत कम पॉइंट्स होंगे। और यदि एक पॉइंट की डिस्टेंस चार्ज क्यू से या पॉइंट ओ से डिस्टेंस आर है, तो सारे पॉइंटों की डिस्टेंस कितनी होगी, आर। इस एरिया एलिमेंट पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सब की डिस्टेंस कितनी होगी, आर। ठीक, तो सबसे पहले मैंने इस चार्ज क्यू के कारण इस एरिया एलिमेंट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली इस पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट ऑन द सरफेस ऑफ एरिया एलिमेंट। तो इस एरिया एलिमेंट के किसी एक पॉइंट पर इस चार्ज क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चार्ज क्यू ये डिस्टेंस आर और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधी निकल गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधी निकल गई, और ये जो एरिया है वेक्टर है, इस एलिमेंट का एरिया ds है, इसका एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है ds, और ये इसका डायरेक्शन। मैंने इसमें जब नॉर्मल डाला, इस एरिया एलिमेंट पे जब मैंने नॉर्मल डाला, ये एरिया एलिमेंट है, और इस पे जब नॉर्मल डाला तो ये एरिया एलिमेंट ऐसे चला गया। तो इस एरिया एलिमेंट ने इस एंगल, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रखा है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट ds, इस ds एरिया एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा उसको मैंने d से डिनोट कर दिया। चूँकि ये छोटा सा एरिया एलिमेंट है तो छोटा सा फ्लक्स निकलेगा इससे, उस छोटे से फ्लक्स को मैंने d से डिनोट कर दिया। तो d बराबर e ds cos थीटा। थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्यू के कारण r दूरी पर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू ds इंटू कॉस थीटा। तो ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रख दिया। तो ये स्मॉल फ्लक्स निकल के आया स्मॉल एरिया एलिमेंट से। अब इस पूरी बॉडी से कितना फ्लक्स निकल के आएगा, तो इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरह के और बहुत सारे एरिया एलिमेंट मानते जाएंगे और इसको पूरे इसमें घुमा देंगे सॉलिड में। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल बॉडी, तो इस पूरी बॉडी से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, तो d इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ds कॉस थीटा। ठीक है, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन। इसमें ये q, ये 4 पाई और ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है इसमें, ये एरिया एलिमेंट ds। ये ds की साइज, एरिया एलिमेंट ds की साइज बढ़ घट सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है। ये थीटा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में भी चेंज हो सकता है। अलग अलग जगह पे ये E और ds के बीच का एंगल थीटा भी चेंज हो सकता है, और ये r डिस्टेंस भी चेंज हो सकती है। देखो यहाँ पे r इतना है, यहाँ पे r और ज़्यादा हो गया, तो r ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो ये ds कॉस थीटा और ये r स्क्वायर, ये तीनों वेरिएबल हैं, इसका इंटीग्रेशन होगा ds कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। लेकिन ds कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर ये होता है सॉलिड एंगल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉलिड एंगल, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, d ओमेगा से। क्लास 11th में सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था ds कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर बराबर d ओमेगा, थीटा अपॉन r स्क्वायर बराबर
डी ओमेगा। कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हटा के तो डी एस, ये डी फाई का इंटीग्रेशन, ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हटा के क्या लिखेंगे यहाँ पे डी ओमेगा। तो ये जो डी ओमेगा है ना, ये सॉलिड एंगल है, ये सॉलिड एंगल, ठीक है ना। ये कोन है, आइसक्रीम का कोन मान लो ये, तो ये आइसक्रीम का कोन फंसा रखा है मैंने यहाँ पे, और ये सॉलिड एंगल है यहाँ पे, इसको डी ओमेगा से डिनोट करेंगे अपन। तो ये जो डी ओमेगा है, इस डी ओमेगा को पूरे सॉलिड में रोटेट कर देंगे, तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैक्सिमम सॉलिड एंगल होगा कितना, 4 पाई। पूरे इसमें घुमाने पे डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना देगा, 4 पाई। जैसे मैक्सिमम प्लेन एंगल कितना होता है, प्लेन एंगल पूरे में घुमाते हैं तो कितना आता है मैक्सिमम 2 पाई, ऐसे सॉलिड एंगल कितना आता है 4 पाई। तो ये डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, ऐसे ही ये डी ओमेगा का इंटीग्रेशन 4 पाई, ये 4 पाई से 4 पाई कटा, तो ये आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको लिख देना आप 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो ये वापस से गॉस थ्योरम ने प्रूफ कर दिया, गॉस थ्योरम को हमने वापस से प्रूफ किया बाय फॉर इरेगुलर शेप्ड बॉडी। इरेगुलर शेप्ड बॉडी के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो भी किसके बराबर होगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय दैट बॉडी। तो हमने गॉस थ्योरम का प्रूफ देख लिया। अब सबसे मेन चीज़ हमारे पास फ्लक्स निकालने के लिए 2 फार्मूले, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। ये पहला फार्मूला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो मज़े की बात, इस फार्मूले से भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल सकता है और इस फार्मूले से भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल सकता है। तो अब हम इसका यूज़ कैसे करें, तो गॉस थ्योरम और E कॉस थीटा, इन दोनों फार्मूले से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, GT गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, नंबर 1 टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी तो पॉइंट चार्ज क्यू के कारण r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया था। अब मैं गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। पहले हम कर चुके इस डेरिवेशन को, लेकिन अब हम गॉस थ्योरम की मदद से, तो गॉस थ्योरम को अप्लाई करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अभी अपन देखेंगे। सेकंड नंबर पे, टू एस्टैब्लिश कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम्स लॉ, वो भी हम गॉस थ्योरम की मदद से लेके आ जाएंगे। कैसे, तो ये चार्ज क्यू, क्या रखा मैंने, चार्ज क्यू। ये मान लीजिए कि स्फीयर, ये मान लीजिए कि स्फीयर है। अगर मुझे क्यू चार्ज के कारण आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सपोज करो कि इस क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैंने आर रेडियस का एक स्फीयर मान लिया। इसको अपन गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। क्यों माना, क्योंकि ये जो पॉइंट चार्ज रहता है क्यू, ये पॉइंट चार्ज क्यू, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे आर रेडियली आउटवर्ड एंड स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन। तो सारे डायरेक्शन में स्प्रेड करती है, तो इसके कारण बनता क्या है, स्फीयर। ऐसा लगता है जैसे स्फीयर के सेंटर से ये सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स
दे आर गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो मैंने एक पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस या जो इमेजनरी सरफेस माननी है वो क्या है, एक इमेजनरी स्फीयर। तो क्यू चार्ज के कारण मुझे आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैंने यहाँ पर एक स्फीयर कंसिडर किया जिसकी रेडियस कितनी है आर, और उसके सेंटर पे रखा है कौन चार्ज क्यू। तो इस स्फीयर के सेंटर ओ पर चार्ज क्यू और इसकी डिस्टेंस, इसकी रेडियस कितनी है आर। तो मुझे इस पी पॉइंट पर, या ये पी पॉइंट है, ये इस चार्ज क्यू के कारण मुझे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैंने सिर्फ मान लिया, एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस की, ई। ओके, तो कंसिडर ए पॉइंट चार्ज Q, consider a point charge Q to find electric field at point P। इस चार्ज Q के कारण इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P सच दैट ये O से P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R। तो ये पॉइंट चार्ज Q को मैंने O पॉइंट पर रख रखा, और O से P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R। वी इमेजिन ए गॉसियन सरफेस which is a sphere in case of point charge। तो इस पॉइंट चार्ज के लिए जो इमेजनरी सरफेस है या जो गॉसियन सरफेस है, क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। चार्ज को एनक्लोज किसके अंदर करते हैं, एक सरफेस के अंदर। तो ये सरफेस मैंने क्या मान ली यहाँ पे, स्फीयर। तो वी इमेजिन ए गॉसियन सरफेस विच इज ए स्फीयर इन केस ऑफ दिस पॉइंट चार्ज। ठीक, लेट E be the electric field due to this point charge at point P। तो इस चार्ज Q के कारण इस पॉइंट P पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मान ली, मैंने E। पॉइंट चार्ज Q के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान ली कितनी, E। या यूँ कह सकते हो कि सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मानी जाएगी, E। क्यों, क्योंकि चार्ज Q, ये डिस्टेंस R, इस सरफेस पे जो भी पॉइंट लोगे उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, R। ये डिस्टेंस, ये पॉइंट P यहाँ ले लो या यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, चूँकि स्फीयर के सरफेस पे ले रहे हो तो ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक, तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल स्फीयर, तो पूरे स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तो फाई बराबर E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे A बराबर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इस A क्या है यहाँ पे, स्फीयर का सरफेस एरिया, और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर डालोगे, नॉर्मल डालोगे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा एंगल कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर E एरिया की जगह 4πr स्क्वायर और थीटा एंगल कितना है, 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो E इंटू 4πr स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1। तो ये फ्लक्स निकाल दिया मैंने, इस पॉइंट पर मैंने इमेजिन किया इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इस चार्ज Q के कारण एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E, पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी निकलेगी। तो इस एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो सारे पॉइंटों से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो सारे पॉइंटों को किससे लिखते हैं, एरिया से। तो E इंटू 4πr स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है, 0,
ठीक, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना अपन ने किस फार्मूले से, ई कॉस थीटा से। अब इस स्फीयर के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज कितना है, क्यू। ये जो स्फीयर है इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, क्यू। तो चार्ज एनक्लोज्ड बराबर कितना है, क्यू। तो बाय गॉस थ्योरम, गॉस की थ्योरम से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस स्फीयर से निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस स्फीयर से निकलेगा, तो गॉस थ्योरम डायरेक्ट निकालने के लिए कह देती है 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकालना है आपको, तो 1/ε0 का मल्टीप्लाइड कर देना किससे, नेट चार्ज एनक्लोज से, दैट इज Q/ε0। तो भैया इस फार्मूले से भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, इस फार्मूले से भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, और इस फार्मूले से भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है E बराबर E×4πr²। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रही हैं थ्रू दिस स्फीयर। ठीक, तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, E×4πr² बराबर Q/ε0। तो E बराबर Q/ इस 4πr² को नीचे खींच दो × ε0, इसको सही ढंग से जमा दो, Q ये 4πε0 × r²। तो ये फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट ए डिस्टेंस r। इस 1/4πε0 को क्या बोलते हैं, तो दिस 1/4πε0 इज कॉल्ड K × Q/ नीचे r²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट ए डिस्टेंस r। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो चार्ज Q है इसके कारण r दूरी पर, ये चार्ज Q इसके कारण r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फार्मूला है, Q/4πε0 r², या ये 1/4πε0 कितना होता है, K। तो K Q/r², ये फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट ए डिस्टेंस r। सेम फार्मूला ड्राइव हुआ बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दूँ मैं Q0, तो एक टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया यहाँ पे, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। अब ये पॉइंट P कहाँ पर है, स्फीयर की सरफेस पे, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E। तो इस स्फीयर के हर पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, R, चार्ज कितना रखा, Q। तो इस स्फीयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E, और उसका मैग्नीट्यूड होगा Q/4πε0 r²। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 यूनिट चार्ज। तो इस चार्ज Q ने 1 यूनिट चार्ज पे, इस चार्ज Q ने यहाँ पर 1 यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगाया वो है Q/4πε0 r²। तो इस Q0 पे कितना फोर्स लगेगा, तो 1 यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, E। तो Q0 पे कितना फोर्स लगेगा, तो 1 यूनिट चार्ज पे फोर्स लगता है E, तो Q0 पे कितना फोर्स लगेगा, तो E×Q0, एंड दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, Q/4πε0 r², और ये Q0 से प्रोडक्ट कर दो, तो ये 1/4πε0 Q×Q0 अपॉन नीचे r²। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q and Q0 is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them। तो गॉस थ्योरम की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स Q0 अपॉन नीचे r², और यही क्या था,
कूलम्स लॉ, विच इज कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ यहाँ पे ड्राइव कर दिया हमने। सो स्टूडेंट्स, गॉस थ्योरम के द्वारा अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके पहले हम 3 चीज़ें सीखेंगे यहाँ पे। नंबर 1, लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? ये एक रॉड ली मैंने यहाँ पे, इसकी लेंथ कितनी L, तो ये पूरी लंबाई इसकी L है यहाँ से यहाँ तक, और इस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट करेंगे किससे? इट इज डिनोटेड बाय लेमडा। तो लेमडा मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो एल लेंथ पे कितना चार्ज है? क्यू। एल लेंथ पे क्यू चार्ज है, तो एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा? क्यू अपॉन एल। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी? तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो कूलम पर मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी प्रकार से हम दूसरा नंबर पर पढ़ने जा रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सपोज करो कि ये कोई सरफेस है, एसी है या मान लो रेक्टेंगल है, ठीक। इस पे हमने कोई चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक प्लेन सरफेस है, एक कोई प्लेन सरफेस है जिसकी कोई थिकनेस नहीं है, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है, या मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर शेप में प्लेट ले ली मैंने, रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में या सर्कुलर शेप में कोई प्लेट ले ली, और उस पर क्यू चार्ज पूरी प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय सिग्मा। किससे डिनोट करेंगे इसको? सिग्मा से, ठीक। तो मान लो कि इस पे चार्ज दिया Q और इसका एरिया कितना है A, तो इस पूरे एरिया पे चार्ज दिया Q और यूनिफॉर्मली अगर आपने स्प्रेड किया है तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। कूलम और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगी यूनिट कूलम और नीचे यूनिट मीटर स्क्वायर। कूलम का सिंबल C, मीटर का सिंबल M, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप तो सीधे सीधे यूँ याद रखना कि 1 किलोग्राम की कीमत 50 रुपये, या यूँ कहो कि 1 यूनिट एरिया पे चार्ज, जो 1 यूनिट एरिया पे जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। 1 यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। 1 सेंटीमीटर पे या 1 मीटर पे या 1 यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा इट इज़ डिनोटेड बाय लेमडा कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी प्रकार से 1 यूनिट एरिया पर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे या 1 यूनिट एरिया पे या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे जो चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम एक की कीमत निकाल रहे हैं, तो पूरे 12 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा या 15 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा, तो मल्टीप्लाइड कर करके निकाल लेंगे। अगर किसी ने हमको ये बता दिया कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर इतना चार्ज है, तो बताओ 12 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज होगा, तो सीधे सीधी बात है हम मल्टीप्लाइड कर देंगे। ओके, अब थर्ड नंबर पे आ रहे हैं हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो तीसरा नंबर पे मैंने ले लिया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वेरी सिंपल, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये कोई सॉलिड है, मान लो ये स्फीयर है या सिलेंडर है या क्यूब या क्यूबाइड, और इसके अंदर मैंने यूनिफॉर्मली इसके पूरे वॉल्यूम के अंदर थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम लेट Q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एक यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो मान लो कि Q चार्ज दिया इस वॉल्यूम V के अंदर, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय रो। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पूरा चार्ज कितना दिया Q, और यहाँ पे डिवाइड कर देना किससे, वॉल्यूम से। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय रो। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो कूलम पर मीटर क्यूब इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली चार्ज स्ट्रेट वायर। ये मैंने एक स्ट्रेट वायर ले लिया, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये एंड भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये एंड भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये सब आप एज्यूम कर लें। इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब मुझे इस इन्फिनाइट वायर के कारण आर डिस्टेंस इधर या आर डिस्टेंस इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, हाउ विल आई फाइंड या वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज एट ए डिस्टेंस आर हियर और एट ए डिस्टेंस आर हियर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं आपको कि ये जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ए से जनरेट करेगा। यहाँ पे ये तो हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पे एक सिलेंडर कंसिडर कर सकते हैं। ये देखो आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने यहाँ पे एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर जनरेट हुआ था, ये ऐसे, तो इसी प्रकार से लीनियर चार्ज के लिए हम कंसिडर करेंगे क्या, एक सिलेंडर। अब यहाँ पर आप समझ लें जरा सा कि मैंने एक रॉड ले ली या एक वायर ले लिया जिसके पास सिर्फ लेंथ है, ब्रेड्थ नहीं है, थिकनेस नहीं है। कंसिडर ए वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, एक वायर कंसिडर कर लिया मैंने जिसकी लेंथ कितनी है, इन्फिनिटी तक है या इनफाइनाइट लेंथ है, ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमदा। और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लेमदा। लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो कितना है, लेमदा। और ये जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मान लीजिए कि मुझे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इस P की इससे ये डिस्टेंस कितनी है, R। तो इस वायर पे जिसकी लेंथ इन्फाइनाइट मानी, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमदा है, मतलब 1 सेंटीमीटर पे या 1 यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो कितना है, लेमदा। और मुझे इसके कारण यहाँ पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखना आप। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पर ये इसकी L लेंथ कंसीडर कर ली, एक L लेंथ का सिलेंडर बनाया, ये L लेंथ का सिलेंडर बनाया यहाँ पे, और इस पॉइंट P को इस सिलेंडर के कर्ड सरफेस पे ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिलेंडर बनाया मैंने जिसकी रेडियस है R और इसकी लेंथ कितनी है, L।
ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, ये तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे निकल के जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो मैं 3 जगह से इसमें फ्लक्स कैलकुलेट करूँगा। नंबर 1 इस सर्कुलर पार्ट से, नंबर 2 इस कर्व्ड पार्ट से, और नंबर 3 इस पार्ट से। ठीक है, तो इस पार्ट का जो फ्लक्स होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यहाँ पे कितनी, ई, और ये एरिया का डायरेक्शन यहाँ पे कितना हुआ, ए, ये एंगल 90 डिग्री। ये इस सर्कुलर फेस का एरिया मान लो आप ए, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये ऊपर वाले फेस से ये एरिया के साथ एंगल कितना बना रखा, 90 डिग्री। ठीक है, सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस कारण ए से बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक, अब इस फेस पर आ जाओ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और ये एरिया वेक्टर ए, और ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक, इस फेस पे ये 90 डिग्री का एंगल डाल देना, ये नॉर्मल डाल दिया तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आ गया। अब ये जो कर्व्ड पार्ट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर इस पर डाल देना, तो ये एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर इस कर्व्ड पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। इस पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री, और नीचे वाले पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो मुझे एक टारगेट दिया गया कि आई हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस वायर जिसकी लंबाई कितनी है, इन्फानाइट, तो मैंने इसमें इतनी L लेंथ का वायर कंसिडर किया। तो L लेंथ के वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिलेंड्रिकल निकल के जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल के जाएगी, सिलेंड्रिकल। तो ये जो पॉइंट P है मैंने सिलेंडर के सरकमफ्रेंस पे कंसिडर किया। तो चूँकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, R, तो जो सिलेंडर मैंने बनाया उसकी बेस रेडियस कितनी लेके चला मैं, R, और L लेंथ का सिलेंडर कंसिडर किया। ठीक, अब आप देखोगे यहाँ पे कंसिडर एन गॉसियन सरफेस। Here it is cylinder of length L। एक सिलेंडर यहाँ पे कंसिडर किया जिसकी लेंथ L है और रेडियस कितनी मान ली मैंने, R। ठीक है, R डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैंने R रेडियस का ऐसा सिलेंडर कंसिडर किया जिसकी बेस रेडियस कितनी है, R, और यहाँ से यहाँ तक L लेंथ का मैं चार्ज ले लूँगा। ठीक है, अब चार्ज ऑन लेट E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P और एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व्ड सरफेस। इस कर्व्ड सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान ली कितनी, E। ठीक, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल सिलेंडर, इस पूरे सिलेंडर से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको मैंने फाई से डिनोट कर दिया। इसको मैं 3 पार्ट्स में कैलकुलेट करूँगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 पार्ट में कैलकुलेट करूँगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 मैंने इस सरफेस से निकाला, ये सर्कुलर फेस, अपर सर्कुलर फेस। तो इस अपर सर्कुलर फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक, फिर इसके बाद कर्व्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मान के भी अपन निकाल सकते हैं, E ds cos 90 डिग्री, और इसका इंटीग्रेशन, और इसमें E ds और cos, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना जाएगा, 0, प्लस अब इस सर्कुलर फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड E ds और cos 90 डिग्री। इस फेस पर यह वाला जो फेस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर आप छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करोगे तो उसको ds से लिखना पड़ेगा,
और ये एंगल कितना ले लेना 90 डिग्री। चूँकि एरिया एलिमेंट को यहाँ पे मैं वेक्टर बता रहा हूँ, तो एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ds कंसीडर करना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला पार्ट 0, ये E ds cos 0 की वैल्यू 1, फिर यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा 0। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस। तो इस कर्व्ड सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πr/L। ठीक है, तो टोटल सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इसका इंटीग्रेशन 2πr/L के बराबर आ जाएगा। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया मैंने थ्रू दिस सिलेंडर। ठीक है, नाउ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर, ये सिलेंडर और इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक का चार्ज एनक्लोज्ड है। ये जो L लेंथ का चार्ज है ना, ये सिलेंडर के अंदर एनक्लोज्ड है। तो गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए पहले एनक्लोज्ड चार्ज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पे कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर इक्वल टू Q बराबर 1 यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज था लेमदा, तो L लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो लेमदा इंटू L। तो 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है लेमदा, तो L लेंथ पे चार्ज हो जाएगा लेमदा इंटू L। तो देयरफॉर बाय गॉस थ्योरम से इससे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा सिलेंडर से, इट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड वो हम निकाल चुके Q, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 इंटू Q, तो 1/ε0 और Q की जगह लिख देना यहाँ पे लेमदा L। तो ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू दिस सिलेंडर, और ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू दिस सिलेंडर। तो ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर, और ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से E इंटू 2πr/L ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर Q/ε0 चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय ε0, और Q बराबर कितना था लेमदा इंटू L। ठीक है, तो ये E बराबर इस 2πr/L को नीचे भेज दो, तो लेमदा L अपॉन नीचे 2πr/L इंटू ये 2πr/L को यहाँ डिनोमिनेटर में भेजा। ठीक, L से L कैंसिल, तो ये फार्मूला बन गया लेमदा अपॉन नीचे 2πε0 साथ में रख देना इंटू R। तो एक इन्फिनाइट वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमदा है, उससे R दूरी इधर या R दूरी उधर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E बराबर लेमदा अपॉन 2πε0 R। ये लेमदा लीनियर चार्ज डेंसिटी है जो कि कांस्टेंट होती है, तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R।